तो बच्चे आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक वार्शल एल्गोरिथम करवाया था। तो वार्शल एल्गोरिथम में नोट्स के अकॉर्डिंग थोड़ी-सी मिस्टेक है। अगर आप लोगों ने किया ही नहीं होगा क्वेश्चन या तो बच्चे तरीका वही है, तरीके में कोई चेंज नहीं कर रहे। पर जब आप इसके बाद ये वाली मैट्रिक्स बनाओगे तो D4 का मतलब 4th रो और 4th कॉलम सेम। तो आप ये 4th रो और ये 4th कॉलम सेम रखोगे। तो ये तो सेम रखा। बाकी D4 है तो हम जो भी एलिमेंट है वो D पे ब्रेक करेंगे। तो जब आप D पे ब्रेक करोगे और पूरा सोल्व करोगे तो ये -1 की जगह बच्चे यहाँ पर आएगा 7। तो बच्चे इस -1 की जगह 7 आएगा। मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ बोल रहा हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना खुद से। इस 7 की जगह आएगा इन्फिनिटी। तो बच्चे इस 7 की जगह तो आएगा इन्फिनिटी। -4 की जगह आएगा 7, ठीक है। और इस 5 की जगह भी आएगा इन्फिनिटी। और फिर अगली बनाओगे तो उस हिसाब से D5 के अंदर 5th रो और 5th कॉलम को सेम रखोगे। और बाकी सब के लिए अगर D5 पे काम कर रहे हो तो E पे ब्रेक करोगे और बना लेना। शायद इन एलिमेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और बाकी जो भी रिजल्ट आगे D5 में लिखे हुए हैं वो सही हैं। तो ये वाले एलिमेंट वापस वही होंगे जो मैं लिख रहा है, 7, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। तो वो आप चेक कर लेना। बस ये आपको थोड़ा सा बताया है कि इसके अंदर नोट्स के अंदर इधर यहाँ पर दिक्कत है, तो ये आप सही कर लेना। अब अपने तो अपना ट्री वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं नेक्स्ट। वो कह रहा है, जो मैंने आपको पहले दिन नोट लगवाया था कि एक ट्री में अगर n वर्टेक्स हैं तो उसमें एग्जैक्टली n-1 एजेस होंगी। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने कंसेप्ट क्या यूज़ किया बच्चे? इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं मैथमेटिकल इंडक्शन यानी इंडक्शन हाइपोथेसिस का यूज़ करूँगा। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि सबसे पहले n=1 के लिए ट्रू करके दिखाओ, फिर n-1 के लिए ट्रू मान लेंगे और फिर n वर्टिसेस के लिए ट्रू प्रूव कर देंगे। तो वर्टिसेस पे लगेगा मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हमने n=1 वर्टेक्स की बात की। तो अगर हम n=1 लेते हैं तो बच्चे, अगर n=1 लेते हैं तो अपने n=1 लेंगे तो सिर्फ इसका मतलब एक वर्टेक्स है। अब क्योंकि ट्री है, क्वेश्चन में ट्री तो गिवन है। अगर ट्री गिवन है और एक ही वर्टेक्स है तो एक वर्टेक्स है तो ट्री में सेल्फ लूप तो एग्जिस्ट करते नहीं। अब सेल्फ लूप एग्जिस्ट करते नहीं तो इसका मतलब बस यही बनेगा। ये एक ट्रीवियल ट्री है, कल आपको बताया भी था। तो बच्चे इसमें कोई एज आएगी नहीं। एज नहीं आने का मतलब हमारा वर्टेक्स 1 था और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम 1 यहाँ रखते हैं तो 1-1 0 एजेस ही आनी चाहिए थी और आ रही हैं। ये नहीं कि मैं इसके ऊपर बनाना नहीं चाह रहा, मैंने इसके ऊपर एज सेल्फ लूप के रूप में बनानी चाहिए, पर फिर वो ट्री नहीं होगा क्योंकि ट्री में कोई सेल्फ लूप नहीं होता। अब अगर एक ही वर्टेक्स है तो उस केस में कोई एजिस फिर ट्री के केस में नहीं बन पाएगी, और नहीं बन पाएगी तो इसका मतलब मेरी एजिस की वैल्यू 0 आ रही है। और अब हम इसके फॉर्मूले के थ्रू चेक करें तो n का मान अगर 1 है तो एजिस 0 ही आनी चाहिए थी, आ रही है। इसका मतलब n=1 के लिए बिल्कुल ये बात सही है कि अगर एक वर्टेक्स है तो एजिस नहीं होनी चाहिए और नहीं आ रही। तो हमने बोला इफ़ n=1 देन देयर इज़ नो एजेस इन ट्री। तो n=1 के लिए सिर्फ ये ग्राफ बनेगा और एज बिल्कुल नहीं आ रही। इसका मतलब ये थ्योरम ट्रू है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल जस्टिफाई कर रही है। अब n=2 के लिए अगर बात करें तो बच्चे, अगर n=2 के लिए इसका मतलब वर्टेक्स 2 ले लिए। अब 2 वर्टेक्स ले लिए तो अपने पास अगर ट्री बनाना है तो ट्री में कोई सेल्फ लूप तो होता नहीं। तो V1 और V2 वर्टेक्स को कनेक्ट करेंगे एक एज से, एक ही एज बन पाएगी। तो 2 वर्टेक्स है और एक एज आ रही है। तो अगर अपने पास n का मान 2 है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक ही एज होनी चाहिए थी और आ भी एक ही एज रही है। देखो, बनाने को हम पैरेलल एजेस भी बना सकते हैं, पर फिर वो ट्री नहीं है। ट्री के अंदर ना तो सेल्फ लूप होता ना पैरेलल एजेस होती। तो इसका मतलब अगर आप n का मान 2 लेते हो तो एजेस 1 ही पॉसिबल है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 1 ही आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो ये थ्योरम अभी भी ट्रू है। अब 1 के लिए कर दिया, 2 के लिए कर दिया, तो हम मान लेंगे कि n से कम वर्टेक्स के लिए ये थ्योरम बिल्कुल सही है। यानी अगर टोटल स्टार्टिंग में 10 वर्टेक्स हैं तो बच्चे 9 वर्टेक्स के लिए ये थ्योरम बिल्कुल सही है, जस्टिफाई है। यानी अगर 9 वर्टेक्स हुए तो एजेस 8 ही होंगी, एक कम ही होंगी। तो लिखा उसने, नाउ वी एज्यूम द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल द ट्री। उन सभी ट्री के लिए ये थ्योरम ट्रू मान लेंगे विद वर्टेसेस लेस देन n, जिनके अंदर वर्टेसेस जो है वो n से कम होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स n है, अगर n से कम वर्टेक्स किसी भी ट्री में हुए तो उसके लिए ये थ्योरम मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू है। इसका मतलब अगर n से कम है वर्टेक्स तो उसमें एग्जैक्टली जितने वर्टेक्स है उससे एक कम एजेस ही होंगी। ये बात तो अब मान चुके हैं। नाउ वी विल प्रूव दिस थ्योरम फॉर n वर्टेसेस। तो ये लाइन आपके नोट्स में मेंशन नहीं है,
तो आप इसको अच्छे से मेंशन कर लो कि अब हम प्रूव करेंगे कि ये थ्योरम n वर्टिसेस के लिए भी ट्रू है। तो इसके प्रूव करने के लिए नाउ लेट अस कंसीडर अ ट्री विद n वर्टिसेस। अब हमने एक ट्री लिया जिसमें कितने वर्टेक्स लिए n। अब प्रूव करना है कि जो ये n वर्टेक्स का ट्री है उसमें एग्जैक्टली n-1 एजेस हों। अगर आ गई तो ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो बच्चे वर्टेक्स ले लिया हमने n। अब हमने क्या किया, एक ग्राफ लिया कोई t जिसमें e नाम से कोई एज जोड़ी, और वो जोड़ी किस किस के बीच में, वर्टेक्स u और वर्टेक्स v के बीच में। देयरफॉर e इज द ओनली पाथ बिटवीन u एंड v। तो इसको मैं डायग्रामेटिक से समझाऊंगा। हैंस द रिमूवल ऑफ ई डिस्कनेक्ट द ग्राफ टी। अगर हम ई एच जो जोड़ रहे हैं अगर उसको हटा दें वापस तो ग्राफ टी जो है वो डिस्कनेक्ट शो करेगा। तो देखते हैं, हमने एक ग्राफ टी बनाया, कैसी भी शेप का बनाया, तो बात समझने के लिए मैंने इस तरीके से एक टी ग्राफ बना दिया। अब बच्चे ये जो टी ग्राफ बनाया है इसमें यू और वी के बीच में हमने एक एज ऐड कर दी जिसका नाम ई रख दिया। तो ये यू और ये वी वर्टेक्स, इसके बीच में एक एज ऐड कर दी जिसका नाम क्या रख दिया हमने, ई। तो बच्चे ये देखो ऊपर हेडिंग क्या लगाई हुई है, बिफोर रिमूवेबल ऑफ ई। जब हमने ई को रिमूव नहीं किया यानी ई एज को ऐड कर रखा है, तो ये तो हो गया टी ग्राफ। अब अगर इसमें से इस ई एज को रिमूव कर दें तो वो क्या कहता है, अगर आप ई एज को रिमूव कर देते हो तो ग्राफ टी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप ये वाली एज हटा दोगे तो ये वाला और ये वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, आफ्टर द रिमूवल ऑफ ई एज को हटाने के बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही कर लेना। तो बच्चे ये चीज़ ऐसे जाकर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, तो ये चीज़ ऐसे जाकर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो वो तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे टेढ़ा बना दिया, पर साथ में ये इतनी एज और बनानी पड़ेगी, तो ये इतनी एज और बना दी। तो ये दोनों ग्राफों में बस अब इसमें ई एज को ऐड किया था, इसमें ई एज को माइनस। अब जैसे हमने इसमें से ई एज को माइनस किया, ध्यान से सुनना, ये पूरा टी ग्राफ एन वर्टेक्स का था, एन वर्टेक्स का था। और इसमें हमने ई एज को जब यू और वी के बीच में कनेक्ट किया तो ऐसा दिख रहा है, और जब हमने इसमें से ई एज को घटा दिया यानी हटा दिया तो ग्राफ ऐसा दिख रहा है। अब ये डिस्कनेक्ट ग्राफ बन गए, डिस्कनेक्ट ग्राफ बन गए, पर ये अलग अलग इंडिविजुअल ट्री हैं। चेक कर लो बच्चे, ट्री क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ। बिल्कुल ये इतना इतना कनेक्टेड ग्राफ है, इतने इतने की बात कर रहा हूँ, ये कनेक्टेड ग्राफ है, कोई सर्किट नहीं है, तो ये ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे इसकी बात करूँ तो ये भी एक कनेक्टेड ग्राफ है, और इसके अंदर भी कोई लूप नहीं है, कोई सर्किट नहीं है, तो ये T2 भी एक ट्री है। अब अगर T1 ट्री है, T2 ट्री है, और ध्यान से देखो इसमें टोटल वर्टेक्स कितने थे, n। अब ये जब डिस्कनेक्ट हो गए तो ये दो अलग अलग ट्री बन गए, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसके अंदर जो वर्टेक्स होंगे वो इस टोटल n वर्टेक्स से तो कम ही है भाई, क्योंकि इतना इतना पोर्शन रह गया तो इतने सारे वर्टेक्स तो गायब हो गए ना इसमें से। तो इसका मतलब इसके वर्टेक्स की क्वांटिटी अगर हम n1 मान लें तो n1 डेफिनेटली पूरे n वर्टेक्स से तो कम है। और हम मैथमेटिकल इंडक्शन में बोल चुके हैं जिस भी ट्री में n वर्टेक्स से कम वर्टेक्स हैं उसके लिए ये थ्योरम ट्रू है। तो अगर इसमें n1 वर्टेक्स हैं जो कि n से कम है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन अगर इसमें n1 वर्टेक्स हैं जो कि n से कम है तो कम वालों के लिए तो ये थ्योरम ट्रू है। तो अगर इसमें n1 वर्टेक्स हैं तो इसमें एग्जैक्टली n1-1 एजेस होंगी। तो ये n1 तो बता रहा है T1 के वर्टेक्स, और ये n1-1 बता रहा है इस T1 की एजेस। और ये इतनी ही क्यों होंगी, क्योंकि n1 जो है वो आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स n से क्या है, कम। और आप लाइन लिख कर बैठे हो, जिसमें भी वर्टेक्स n से लेस देन है उसके लिए ये थ्योरम बिल्कुल ऑलरेडी ट्रू है। यानी n से कम वर्टेक्स वालों के लिए जितने वर्टेक्स n से कम हैं उनमें एक कम कर दोगे तो वो उतनी एजेस होंगी। ऐसे ही अगर हम T2 ग्राफ की बात करें तो T2 ग्राफ में मान लो n2 वर्टेक्स हैं, डेफिनेटली n2 वर्टेक्स भी इस n वर्टेक्स से क्या है, कम। और अगर n वर्टेक्स से कम है और ट्री है ही T2 तो वो भी n2-1 एजेस ही रखेगा। तो बच्चे कुल मिलाकर T1 में एजेस हैं n1-1 और T2 में एजेस है n2-1। तो अब लाइनें पढ़ते हैं जो इसके नीचे उसने पैराग्राफ में लिखी हैं। तो वो क्या कहता है, थस T माइनस ई इज़ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। मतलब इस T वाले ट्री में से अगर इस ई एज को रिमूव कर दे, माइनस करने का मतलब ई एज को रिमूव कर दिया, तो रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गए, डिस्कनेक्टेड ग्राफ। फर्दर T माइनस ई विल कंटेन एग्जैक्टली 2 कंपोनेंट्स। तो ये T माइनस ई जो ग्राफ है वो कंटेन कर रहा है एग्जैक्टली 2 कंपोनेंट, एक T1 और एक T2।
और ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज अ ट्री बिकॉज देयर विल बी नो सर्किट इन कंपोनेंट्स T1 एंड T2। ये दोनों के दोनों ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी सर्किट नहीं है, कनेक्टेड भी है लिख सकते हो साथ में। फिर हमने मान लिया कि N1 वर्टेक्स है T1 में और N2 वर्टेक्स है T2 में, तो लिखते हैं N1 और N2 रिस्पेक्टिवली बी द नंबर ऑफ वर्टेसेस इन T1 एंड T2। और डेफिनेटली इस N1 वर्टेक्स और N2 वर्टेक्स को जोड़ देंगे तो ये पूरे N वर्टेक्स मिल जाएंगे। देखो हमने एज को रिमूव किया है, पर अगर हम इस पूरे के अंदर वर्टेक्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल N का मान यहाँ पर 11 वर्टेक्स है। और इन दोनों के वर्टेसेस को जोड़ दें तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें भी टोटल 11 वर्टेक्स हैं, इसमें भी 11 हैं, पर इसमें N1 और N2 मिलकर N बनाएंगे। तो बच्चे हमने लिखा सच दैट N1 और N2 वर्टेक्स मिलकर क्या बनाएंगे, N वर्टेक्स। और डेफिनेटली N1 वर्टेक्स कम है N से और N2 वर्टेक्स कम है N से। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस अगर किसी में N से कम वर्टेसेस हैं तो उसमें एग्जैक्टली N1-1 एजेस होंगी। तो नंबर ऑफ एजेस इन T1 बराबर N1-1 और नंबर ऑफ एजेस इन T2 बराबर N2-1। तो कुल मिलाकर इस ग्राफ का नाम क्या था, T-E। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस ग्राफ का नाम क्या था जिसमें से हमने ई एज रिमूव कर दी थी। तो अब वो कहता है कि T-E में फिर नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी। तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी, इसकी एजेस और इसकी एजेस को जोड़ दो। तो हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ एजेस इन T-E, इस वाली दोनों एजेस को जोड़ दो तो N1-1 प्लस N2-1। वजह N1 प्लस N2 को एक साथ कर दिया और -1 को एक साथ कर दिया। तो मैं ये स्टेप आपको नीचे ही समझा रहा हूँ। ये बन जाएगा N1 प्लस N2 और -1 और -1 मिलकर बन जाएगा -2। और N1 प्लस N2 की वैल्यू तुमने माननी हुई है N, तो ये बन गया जी N-2। तो मैं यहीं लिख रहा हूँ, हालांकि आगे लिखा हुआ है नोट्स में, पर बात को समझाने के लिए। तो बच्चे T-E वाले ट्री के अंदर कितनी एजेस आ गई हैं, N-2। और जैसे ही अब मैं इसमें ई एज जोड़ दूँ, ई एज जोड़ने का मतलब एक एज जोड़ रहा हूँ, तो जैसे इसमें एक जोड़ूंगा तो N-1 एजेस आ जाएंगी। और वो किस ग्राफ में आएगी, अगर ई एज जोड़ रहे हैं तो ई से ई खत्म हो गया और यहाँ पर ई जोड़ने का मतलब एक एज जोड़ दी, तो बच्चे N-1 बन जाएगा। और वो कौन से ग्राफ की नंबर ऑफ एजेस आएंगी, टी ग्राफ की, क्योंकि जैसे इसमें ई एज जोड़ देंगे, ई एज जोड़ते ही ये वाला ग्राफ यानी टी ग्राफ बन जाएगा। तो टी ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस अब कितनी आ जाएंगी, अगर एक एज जोड़ रहे हो तो ये क्वांटिटी बन जाएगी N-1। तो हमने प्रूव कर दिया कि जिस टी के अंदर N वर्टेसेस हैं उसके अंदर एग्जैक्टली E-1 एजेस हैं। और वो अगर आ गई तो हमें यही प्रूव करना था कि अगर किसी ट्री में N वर्टेसेस हैं तो उसमें N-1 एजेस होंगी। तो देखो ये प्रोसेस पूरा करके दिखाया हुआ है, N1 प्लस N2-2, फिर लिखा साइड में N1 प्लस N2 बराबर N, ये लिख लेना रीजन के रूप में। तो ये बन गया N-2। ये तो एजेस है T-E में। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस इन टी में कितनी हो जाएगी, टी में ई एज जुड़ी हुई है तो इसका मतलब इसमें 1 एज जोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही जोड़ा तो N-1 साथ में लिख भी दिया एडिशन ऑफ N एज E। तो बच्चे अपने पास टी जो कि N वर्टेक्स लेकर बैठा था उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस अपने आप आ गए, कितने, N-1। तो यही हमें प्रूव करना था। हैंस द नंबर ऑफ एजेस विद N वर्टेसेस इज एग्जैक्टली N-1 एजेस। हैंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ N। तो जिस भी ग्राफ में N वर्टेक्स होंगे उसमें एग्जैक्टली N-1 एजेस होंगी। अब नेक्स्ट थ्योरम। तो कल मैंने बहुत बार आपको ट्री पे जोड़ दिया था बच्चे। ट्री की डेफिनेशन में था कि एक ऐसा ग्राफ जो कनेक्टेड हो और उसमें कोई सर्किट ना हो तब उसको ट्री कहते हैं। तो वो क्या कहता है, देखो स्टेटमेंट में, ये भी अच्छी थ्योरम है, सारी थ्योरम इसमें अच्छी हैं। अ ग्राफ जी विद N वर्टेसेस एंड एट -1 एजेस। कोई ग्राफ जी है जिसमें N तो वर्टेसेस हैं और N-1 एजेस है एंड नो सर्किट, कहता उसको प्रूव करो कि वो एक ट्री होता है। अब हमें दिख रहा है कि लगभग ट्री की डेफिनेशन है पर इसमें एक चीज़ मिसिंग है, कनेक्टेड नहीं दिया हुआ। सब कुछ दिया हुआ है। ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि कोई ग्राफ जी जिसमें N वर्टेक्स हो, N-1 एजेस हो, कोई सर्किट ना हो तो वो बिल्कुल ट्री बनाएगा, पर अगर वो कनेक्टेड भी हो। तो बच्चे इसका मतलब हमें इस थ्योरम में अगर ट्री प्रूव करना है तो सिर्फ एक बात प्रूव करनी है कि जो ग्राफ है वो कनेक्टेड हो। अब बच्चे मेरे पास तरीका नहीं है ये प्रूव करने का कि ग्राफ कनेक्टेड हो, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ कर लूँगा। मैं कहूँगा मेरे हिसाब से ये सब कुछ है उसके पास, सर्किट भी नहीं है, N वर्टेसेस हैं, N-1 एजेस हैं, पर मैं कहूँगा कि वो ग्राफ डिसकनेक्टेड है।
और फिर ऐसा मानकर चलूँगा तो लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ गलत आ जाएगा। और अगर वो रिज़ल्ट गलत आ गया तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना था। हमने माना था कि ऐसा सब कुछ होने के बाद भी वो ग्राफ डिस्कनेक्टेड है, तो वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, वो क्या है, कनेक्टेड। और जैसे ही कनेक्टेड वर्ड और आ गया इसमें तो बिल्कुल ट्री की पूरी डेफिनेशन बन गई। तो फिर ये क्या चीज़ प्रूव हो गई, ट्री। तो अच्छी थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइड में ये तो तुम्हारे लिखा ही हुआ है, पर ये नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लो, जिससे आपको पता लग जाए कि इस थ्योरम में हम कर क्या रहे हैं। तो ट्री की डेफिनेशन में कनेक्टेड होना चाहिए, बट वो थ्योरम में गिवन नहीं है। तो हमें इस थ्योरम में कुल मिलाकर सिर्फ कनेक्टेड प्रूव करना है, और वो प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, तो हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे थ्योरम बच्चे। तो सबसे पहले जी एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें n वर्टिसेस दिए हुए हैं, और दिया हुआ है कि उसमें एजेस कितनी है, n-1, और भी दिया हुआ है कि उसमें कोई सर्किट नहीं है। तो इट विल बी अ ट्री इफ़ वी शो दैट इट इज़ कनेक्टेड। तो ये चीज़ एक ट्री बन सकती है अगर हम ये शो कर दें कि वो कैसा ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ। तो वी शुल प्रूव दिस थ्योरम बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। तो हमने बोला लेट इफ पॉसिबल वी सपोज दैट जी इज़ डिसकनेक्टेड। हमने उल्टा मान लिया, हमें प्रूव करना है कनेक्टेड, हमारे पास तरीका नहीं था, तो हमने बोल दिया कि शायद ये सब चीज़ें होते हुए भी वो ग्राफ कैसा है, डिसकनेक्टेड। अब ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो मैं जो भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा ट्री की, उसके अंदर ट्री मत बोलो, जो भी ग्राफ बनाऊंगा वो इस तरीके से बनाऊंगा कि वो डिसकनेक्टेड हमें दिखे। तो बच्चे अब हमने इस सारी बातों के होते हुए भी जी को क्या माना हुआ है, डिसकनेक्टेड। तो देखते हैं ऐसा मानने से गलत क्या चीज़ आएगी। तो आपको देखो एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में ना आपको यू और वी वर्टेक्स के बीच में डॉट डॉट करके ई एज है। डॉट डॉट करने का मतलब ई एज इसमें है नहीं, इसका मतलब यू और ये वी वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो ये इतना और इतना आपस में एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है, और इस पूरे ग्राफ का नाम क्या है, जी, जिसमें ये वाली एज मिसिंग है, और पूरा का पूरा जी ग्राफ तुम्हें क्या दिख रहा है, डिसकनेक्टेड। तो ये सिर्फ तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, ये दिखाया ही डॉट डॉट करके इसलिए है कि ये वाली एज समझ लो है नहीं। अगर है नहीं तो ये वाला और ये वाला डिसकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। और अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो ये पूरा ग्राफ जी तुम्हें डिसकनेक्टेड दिख रहा होगा, और तुम्हें उसमें दो कंपोनेंट दिख रहे होंगे, एक तो G1 और एक G2। तो जी यहाँ ना लिखकर मैं बेटर मानता हूँ कि जी आप ऐसे नीचे लिखो कि इस पूरे ग्राफ का नाम हमने जी रखा है, जो कि अगर ये एज नहीं दिख रही हमें तो ये डिसकनेक्टेड है, और उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो ये इतना इतना यू वर्टेक्स तक का G1 कंपोनेंट, और वी से लेकर इतना इतना कंपोनेंट G2। तो लाइनें लिखता है वो। So we will consist of two or more vertices then have no path between them। तो इसका मतलब उसमें दो वर्टेक्स ऐसे होंगे जिसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा वर्टेक्स ऐसे होंगे जिसके बीच में कोई पाथ नहीं होगा। अगर डिसकनेक्टेड मानना है तो इसका मतलब कोई दो वर्टेक्स ऐसे रहे होंगे जिसमें कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जी कंजिस्ट दो कंपोनेंट G1 और G2। तो G1 इंटू G2 लिख दिया, या लिख दो G1 कोमा G2, एक ही बात है बच्चे। तो बच्चे G1 और G2 इसके फिर दो कंपोनेंट्स होंगे। नाउ वी एड एज ई बिटवीन अ वर्टेक्स u ऑफ G1 एंड v ऑफ G2। अब वो कहता अगर हम u जो कि G1 का वर्टेक्स है और v जो कि G2 का वर्टेक्स है, उसके बीच में एक e एज को कनेक्ट कर दें, तो अगर आप एडिशन ऑफ एज e विल नॉट क्रिएट अ सर्किट। अगर आप ये u और v को कनेक्ट कर देते हो e एज से, तो भी ये वाला ग्राफ एक सर्किट नहीं बना रहा। अब अगर सर्किट नहीं बना रहा और यू और वी के बीच में तुमने ये कनेक्शन कर दिया, तो ई कनेक्शन कर दिया, तो इस पूरे ग्राफ का नाम जब ई एज नहीं थी तब था जी, और अब इसमें ई एज ऐड कर दी तो जी यूनियन ई बन गया, और वो बिल्कुल सर्किट नहीं बना रहा और एक कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। फिर जैसे ही हमने इसमें ई एज का ऐड किया, तो जी में जैसे ही ई एज का ऐड किया तो ई एज ऐड करने पर भी सर्किट तो बन ही नहीं रहा, कोई बंद स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं रही, और कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब वो कनेक्टेड हो गया। अब अगर जी यूनियन ई की बात करें तो उसमें सर्किट भी नहीं है, सर्किट लेस का मतलब सर्किट नहीं है और कनेक्टेड है। तो ट्री की डेफिनेशन है, ट्री की डेफिनेशन क्या है, अगर कोई ग्राफ सर्किट लेस है यानी उसमें सर्किट नहीं है और कनेक्टेड है, तो उसमें जितने वर्टेक्सेस हैं उससे एक कम एजेस होंगी। तो बच्चे स्टार्टिंग में ही हम जो जी ग्राफ लेकर चले थे जिसमें ई एज नहीं थी, तो उसमें एन वर्टेक्स थे और n-1 एजेस थी। अब जैसे ही तुमने जी में ई एज को ऐड किया तो वर्टेसेस तो अभी भी उतने ही हैं, चेक करो वर्टेसेस तो कोई बढ़ा ही नहीं, पर एज बढ़ गई।
तो बच्चे पहले जी ग्राफ था जो जिसमें ये ई एज नहीं थी, उसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस थे n और एजेस थी n-1, थ्योरम में गिवन थी कि जो ग्राफ जी है उसमें n वर्टिसेस और n-1 एजेस हैं। तो बच्चे जब ये ई एज नहीं थी तब उसमें n वर्टेक्स और n-1 एजेस थी, और जैसे ही आपने ई एज को ऐड किया तो वर्टेक्स अभी भी n है और एजेस एक बढ़ गई, तो n-1 में एक एज बढ़ा दोगे तो अपने पास एजेस की क्वांटिटी आ गई n। तो पहले n-1 थी जी के अंदर, अब इसके अंदर ई एज ऐड करने पर नंबर ऑफ वर्टिसेस अभी भी n है पर एजेस एक बढ़ गई, तो n-1 में एक जोड़ेंगे तो 1 और -1 खत्म, कितनी एजेस आ जाएंगी n एजेस। तो कुल मिलाकर ये जी यूनियन ई एक सर्किटलेस चीज़ है और करेक्टेड ग्राफ है, और फिर ये ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ट्री को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इसमें n वर्टिसेस हैं और n ही एजेस हैं। n एजेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ई एज जुड़ चुकी है, तो पहले जी में n-1 एजेस थी तो अब एक बढ़ गई तो n एजेस हो गई। बच्चे ये जी यूनियन ई एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें n वर्टेक्स हैं और n ही एजेस आ रही हैं, जबकि हमने अभी अभी पिछली थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी बंदा ट्री है तो उसमें n वर्टेक्स हैं तो उसमें एग्जैक्टली n-1 एजेस ही पॉसिबल हैं। तो बच्चे हमारी तो n एजेस आ रही है, तो ये लाइन तो गलत आ रही है। बिकॉज ऑफ n वर्टेक्स होते हैं तो एजेस n-1 ही पॉसिबल हैं, पर हमारे पास तो n वर्टेक्स आ रहे हैं और n एजेस आ रही है, और ये एक ट्री बन रहा है क्योंकि इसमें सर्किट लेस है और कनेक्टेड है, तो ये ट्री की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में इसमें वर्टेक्स n है और एजेस भी n आ रही हैं। जबकि हम पढ़ कर आए हैं कोई भी चीज़ ट्री होती है तो ये चीज़ जो लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि कोई भी चीज़ ट्री होती है तो उसमें n वर्टेक्स होते हैं और n-1 एजेस ही होते हैं, n एजेस नहीं होते, पर हमारे तो n एजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये कोई नेक्स्ट थ्योरम नहीं है, तो वो कह रहा है बाई थ्योरम अगर कोई ग्राफ n वर्टेक्स रखता है और n-1 एजेस और नो सर्किट तो वो ट्री होता है। तो ये लाइन आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये आपको कन्फ्यूजिंग पैदा कर रही है, ये लाइन हटा दो यहाँ से। देखो यहाँ तक तुम बिल्कुल ऊपर तक समझ चुके हो और आपको रीज़न समझ आ रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है। ये जो लाइन आई है प्रूव होकर वो गलत आई है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी ट्री होता है तो उसमें n वर्टेक्स होते हैं तो n-1 एजेस ही होते हैं, जबकि हमारे n एजेस आ गए। तो इसका मतलब बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नो ट्री विद n वर्टिसेस हैज़ एग्जैक्टली n-1 एजेस। सो अवर एजम्पशन जी जो कि हमने डिसकनेक्टेड माना था वाज रोंग। इसका मतलब जी डिसकनेक्टेड नहीं है, तो जी ग्राफ कैसा होगा, कनेक्टेड। और अगर हैंस ग्राफ जिसमें n वर्टिसेस n-1 एजेस एंड नो सर्किट, फिर वो क्या चीज़ हो जाएगी, ट्री। नीचे एक लाइन एक्स्ट्रा कर सकते हो, सो जी इज़ कनेक्टेड ग्राफ। तो ये जो जी है वो एक कनेक्टेड ग्राफ ही होगा। हम डिसकनेक्टेड मानकर चले थे तो लास्ट में ये जो लाइन आई वो गलत आई, तो इसका मतलब जी डिसकनेक्टेड ग्राफ नहीं है, वो कैसा ग्राफ है, कनेक्टेड। और जैसे ही कनेक्टेड वर्ड आ गया तो इसका मतलब स्टेटमेंट लिख दो कि कोई भी ग्राफ जिसमें n वर्टेक्स n-1 एजेस और नो सर्किट है वो हमेशा फिर किस कैटेगरी में आएगा, ट्री की कैटेगरी में आएगा। तो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये लाइन बिल्कुल स्किप कर देना, यूं ही कन्फ्यूजिंग पैदा करेगी। तो बच्चे ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट, अगर ये थ्योरम 20 मार्क्स में आती है तो आपको ये वाली थ्योरम जो पहले पहले आज करवाई है वो एज अ लेमा के रूप में लिख कर आनी है, और अगर 10 मार्क्स में आती है तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना। अब ये आर्टिकल थोड़ा सा बोरिंग सा है बच्चे, आगे इसका कोई यूज़ नहीं है, पर कर लो क्योंकि सेक्शन बी में क्या पता 4 मार्क्स में मिक्सिंग कर दे। थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, बट सिर्फ ये इतना इतना ही इसका पोर्शन है, तो ये देख लेते हैं क्योंकि पेपर में सेक्शन ए में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ किसको बोलते हैं, तो बच्चे जी कोई ग्राफ है, इज सेट टू बी मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। किसी ग्राफ जी को अगर मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ बोलना है इफ़ रिमूवल ऑफ एन एज फ्रॉम ग्राफ जी डिसकनेक्ट्स जी। अगर कोई ग्राफ ऐसा है जिसमें से कोई एज रिमूव कर दें तो फिर वो ग्राफ जी जो है वो डिसकनेक्ट का बिहेवियर रखेगा, यानी वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये पीछे वाला ही लिख सकते हो बच्चे, जैसे ये पूरा कनेक्टेड ग्राफ था, इसमें से अगर एक एज को रिमूव करते हैं तो फिर ये डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा जी का। तो बच्चे इसे ही फिर क्या बोलेंगे, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। मिनिमली कनेक्टेड का मतलब होता है कि एक एज जोड़ते ही वो मिनिमली कनेक्टेड हो जाएगा और एज को हटा देंगे तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मिनिमली डिसकनेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई एज रिमूव करते हैं तो वो उस ग्राफ के डिसकनेक्टेड पोर्शन को शो करता है। तो बच्चे ये डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब सी है, तो मिनिमली डिसकनेक्टेड ग्राफ्स को कहेंगे।
तो वो पिछले वाला जो एग्जाम्पल था वो आप इसमें लिख सकते हो। ऐसे ही फिर नेक्स्ट थ्योरम है एक छोटी सी, तो ये थोड़ी सी सिंपल सी है वैसे तो। अ ग्राफ जी इज़ अ ट्री, पहले पोर्शन में हम किसी ग्राफ जी को क्या लेकर चल रहे हैं, ट्री। इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ मिनिमली कनेक्टेड, तो बच्चे पहले केस में मैं जी को ट्री लेकर चलूँगा और प्रूव करूँगा कि वो मिनिमली कनेक्टेड है। फिर मिनिमली कनेक्टेड लेकर चलूँगा और जी को क्या प्रूव करूँगा, ट्री। तो पहले पोर्शन में मैं जी को लेकर चल रहा हूँ टी, तो लेट जी इज़ अ ट्री विद एन वर्टिसेस, और अगर ट्री है तो वो एन वर्टिसेस और एन माइनस वन एजेस होंगी। आफ्टर रिमूवेबल ऑफ वन एज, अगर अब मैं इस ट्री की स्ट्रक्चर में एक एज रिमूव कर देता हूँ तो बच्चे एजेस कितनी हो जाएंगी, एन माइनस टू, और ग्राफ क्या बन जाएगा, डिस्कनेक्टेड। तो क्या लिखता है वो, जी बिकम डिस्कनेक्टेड विद एन माइनस टू एजेस। और जैसे ही वो जी ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो गया, तो जैसे ही रिमूव करते हैं एज और ग्राफ डिस्कनेक्टेड होता है, तो वो जी ग्राफ क्या कहलाता है, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। हैंस बाय डेफिनेशन जी इज़ मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। तो ये लाइन तो चलो फिर भी सिंपल है। अब कन्वर्स में वो थोड़ा सा अजीब सा लिखता है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कन्वर्स में गिवन है कि जी एक मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ है। अब देखो मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ का होता है कि एज रिमूव करने पर वो डिस्कनेक्ट का बिहेवियर शो करता है, पर एक्चुअल में तो कैसा ग्राफ ही था, कनेक्टेड। तो बच्चे जी इज़ मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ जिसमें कितने वर्टेस हैं, एन, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है इस वक्त। प्रूव करना है कि वो ग्राफ जी कैसा होगा, ट्री। बच्चे ट्री के लिए वो एक कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए और उसमें कोई सर्किट नहीं होना चाहिए। तो बच्चे हमने क्या बोला कि देन जी इज़ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सर्किट। तो अगर हमें ट्री प्रूव करना है तो जी एक कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए विदाउट सर्किट, पर हम उल्टा मान लेते हैं। बिकॉज इफ़ जी हैज़ सर्किट, यानी अगर हम मान लें कि जी में सर्किट है, जी में सर्किट है तो वो एक क्लोज शेप बना रहा है, देन रिमूवेबल ऑफ वन एज फ्रॉम जी, डिस्कनेक्ट जी। तो उस सर्किट वाले ग्राफ के अंदर से अगर हम एक एज रिमूव कर दें तो फिर वो एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। बट क्वेश्चन में वो स्टिल क्या ही रहेगा, कनेक्टेड, क्योंकि मिनिमली कनेक्टेड का मतलब वो पहले तो क्या ही था, कनेक्टेड, बट स्टिल कनेक्टेड। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है अवर हाइपोथेसिस, क्योंकि मिनिमली कनेक्टेड के अंदर स्टार्टिंग में जैसे ही एज रिमूव करते हैं तो वो डिसकनेक्टेड को शो करता है, पर हम जी को क्या मानकर चले हैं, कनेक्टेड, और मानकर चले हैं कि उसमें सर्किट नहीं है। पर अगर सर्किट मानते हैं तो फिर वो एक सर्किट को डिसकनेक्ट करने के बाद एक कनेक्टेड ग्राफ के रूप में ही रहता है, और कनेक्टेड के रूप में रहता है तो मिनिमली डिसकनेक्टेड में तो डिसकनेक्टेड होना चाहिए था, क्योंकि मिनिमल कनेक्टेड इस वक्त गिवन है, पर हमारा अभी भी स्टिल कनेक्टेड आ रहा है, तो विच विल बी कॉन्ट्राडिक्ट अवर हाइपोथेसिस। दैट मीन्स क्योंकि हमें जी में क्या दिया हुआ है, मिनिमली कनेक्टेड, तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। हमने गलत क्या माना था कि जी में सर्किट है, तो इसका मतलब जी में सर्किट नहीं है। जी में सर्किट नहीं है, कनेक्टेड है, और अगर कनेक्टेड और सर्किट है तो वो एक ट्री की रिप्रेजेंटेशन है, तो जी क्या हो गया, ट्री। तो थोड़ा सा टिपिकल सा समझने का कंसेप्ट है इसका। तो जी को कनेक्टेड तो लेकर चले और मान लिया कि उसमें सर्किट है। अब सर्किट है तो एक एज रिमूव करोगे तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, पर हम स्टार्टिंग में कनेक्टेड मानकर चले हैं। पर मिनिमली डिस्कनेक्टेड में क्या होता है, मिनिमली कनेक्टेड में होता है कि एज रिमूव करने पर वो डिस्कनेक्टेड ही होना चाहिए, पर हम तो जी को कनेक्टेड मानकर चले हैं, बस ये मानकर चले हैं कि उसमें सर्किट है। तो बच्चे इसका मतलब जो भी रिजल्ट आया है वो मिनिमली कनेक्टेड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब फिर ये जी डिसकनेक्टेड ना होकर कनेक्टेड ग्राफ है और उसमें सर्किट भी नहीं है। हमने सर्किट मानना था, जबकि इसमें सर्किट फिर नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन तो गलत आई है। इसका मतलब हम सर्किट मानकर चले थे, तो इसका मतलब वो कनेक्टेड ग्राफ है और उसमें सर्किट भी नहीं है, तो फिर वो किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ट्री की। तो बच्चे ये एक थ्योरम है जिसका आगे कोई यूज़ नहीं है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग। सेक्शन बी में 4 मार्क्स के लिए आ सकती है। अब बच्चे नेक्स्ट थ्योरम को समझने से पहले हम 2-3 पेज आगे चल रहे हैं और इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो बच्चे मैं 2-3 पेज आगे कर रहा हूँ, पेज नंबर आपके नोट्स में मेंशन है, हालांकि मैं एक एक करके ही कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए समझाने में। तो बच्चे यहाँ तक अपने आगे चलते जाओ, पेज नंबर हालांकि मेंशन है, तो आप थ्योरम्स के अंदर आ जाओ जिस पे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। चलो ये भी कर लेते हैं बच्चे। तो पेज नंबर, तो जी ये पहले काम कर लेते हैं जिसे बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेज नंबर 27 निकाल लो आप लोग बच्चे अपने नोट्स में। तो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं यहाँ से, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस। अगर हमें किसी ट्री में दो वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, तो पढ़ते हैं बच्चे। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस यू एंड वी इन अ ट्री इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स। आज तुम लोग भी अपने घर जाना चाहोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से,
तो दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जो दो वर्टेक्स के बीच में एक ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है जो सबसे छोटी वैल्यू रखता हो, तो वही उन दोनों के बीच में क्या कहलाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस। तो दो वर्टेक्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही उन दो वर्टेक्स के बीच में सबसे छोटी, या कह दो वो क्या कहलाएगी, दो वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस। तो एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एजेस इन द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वर्टेक्स यू एंड वी ऑफ ट्री इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस। क्या कहता, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एजेस इन द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वर्टेक्स यू एंड वी, किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हो तो उन दोनों वर्टेक्स के बीच में आप वो रास्ता ढूंढो जिसमें नंबर ऑफ एजेस सबसे कम हो। तो बच्चे वही हमारी दो वर्टेक्स के बीच में क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। तो अब एग्जांपल समझते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय डिस्टेंस बिटवीन यू कोमा वी, यानी यू और वी वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, इससे शो करते हैं। अब जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है बच्चे, बिल्कुल ये कनेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड क्यों है, किसी मर्जी रास्ते से चलो आप उस रास्ते पे पहुंच सकते हो। जैसे आपको दिखाऊं मैं, V7 से V8 पे पहुंचना है तो बिल्कुल इस तरीके से आप इस तरीके से जाओगे तो V8 पे पहुंच जाओगे। तो आप किसी भी सिरे तक पहुंच सकते हो, यानी ये कनेक्टेड ग्राफ है। कोई सर्किट नहीं है तो ट्री है। अब ये ट्री है तो इनमें अगर वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हमें हर वर्टेक्स की दूसरे वर्टेक्स से सबसे छोटी डिस्टेंस ढूंढनी है। तो जैसे V1 की V6 से अगर डिस्टेंस ढूंढनी है तो बच्चे V1 से V6 तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता देखो कौन सा हो सकता है, तो सिर्फ यही एक रास्ता दिख रहा है जो V1 से V6 तक पहुंचाएगा। तो बस फिर यही हमारा सबसे छोटा रास्ता है। और इस दौरान हम कितनी एजेस से गुजरे हैं वो काउंट कर लो, वही इन दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस होगी। तो एक एज, 2, 3, 4, 5। तो बच्चे D V1 V6 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो यहाँ पर 5 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एजेस बिटवीन V1 एंड V6। ऐसे ही V1 की V3 से, बच्चे V1 की V3 से के लिए ये पास से होके जाओगे तो कितनी एज से गुजरे हो, 2। तो D V1 V3 2 आ गया। ऐसे ही V1 V2 की बात करें तो एक ही एज है, तो V1 V2 की वैल्यू 1 आ गई। फिर बच्चे V1 V9 की बात करें तो बच्चे V1 V9 के लिए 2 एजेस क्रॉस की तो ये 2 आ गई। तो बच्चे इस तरीके से आप, अब रास्ता V9 तक पहुंचने का एक ये भी हो सकता है, पहले आप ऐसे गए फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर वापस यूँ आए और फिर जाके ऐसे आए, पर उसके दौरान आपने काफ़ी बड़ा पाथ लिया है। जबकि हम डिस्टेंस के लिए कौन सा पाथ लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये मीनिंग है बच्चे दो वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का तरीका। तो ये अब हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमने कर लिया है। अब आगे करते हैं इसेंट्रिसिटी। तो बच्चे जो नेक्स्ट थ्योरम थी उसको समझने के लिए पहले ये पोर्शन पढ़ना जरूरी है। तो पेज नंबर 28 के ऊपर आपके लिखा हुआ है इसेंट्रिसिटी। हम किसी भी वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई लिख लो या एप्सिलॉन लिख लो और ब्रैकेट में लिख लो वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हो। अब इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी होती क्या है बच्चे, इसेंट्रिसिटी होती है किसी जिस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हो उस वर्टेक्स की बाकी वर्टेक्स से जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी वो उस वर्टेक्स की क्या कहलाएगी, इसेंट्रिसिटी। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो होता है डिस्टेंस बिटवीन दो वर्टेक्स। अगर किसी वर्टेक्स की तुम्हें इसेंट्रिसिटी निकालनी है तो उस वर्टेक्स की तुम पूरे ग्राफ में कोई ऐसा एक वर्टेक्स ढूंढो जिससे उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो, तो वो उस वर्टेक्स की क्या कहलाएगी, इसेंट्रिसिटी। जब एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम वी वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हैं तो वी के लिए पूरे ग्राफ ट्री में कोई वी आई ऐसा वर्टेक्स ढूंढो जिसकी उस वी वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम। तो वो उस वी वर्टेक्स की क्या कहलाएगी, इसेंट्रिसिटी। जहाँ पर वी वर्टेक्स भी किसका है, टी ट्री का। ठीक है, कोई ट्री है जिसका नाम टी है तो ये सारे वर्टेक्स उस टी ट्री से लिए हैं। फिर हमें अगर उस वाले ट्री के अंदर सेंटर ढूंढ रहे हैं तो सेंटर किसको कहते हैं, द वर्टेक्स विद मिनिमम इसेंट्रिसिटी। इस पूरे ट्री में ऐसा वर्टेक्स जिसकी इसेंट्रिसिटी मिनिमम हो, जिसकी इसेंट्रिसिटी मिनिमम हो इज नोन एज सेंटर ऑफ ट्री टी। तो उस वर्टेक्स को हम उस टी ट्री का सेंटर बोलेंगे। तो बच्चे सेंटर किसी वर्टेक्स को बनना है तो उसकी इसेंट्रिसिटी मिनिमम होनी चाहिए, और इसेंट्रिसिटी किसी वर्टेक्स की निकालनी है तो वो उस वर्टेक्स की जो इसेंट्रिसिटी होगी वो उस वर्टेक्स की पूरे ट्री में कोई ऐसा वर्टेक्स ढूंढो जिससे उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो मैं अब सारी बातें समझाता हूँ कि इसमें इसेंट्रिसिटी कैसे निकाल रहे हैं हर वर्टेक्स की, और उसमें से सेंटर क्या होगा। तो जैसे मेरे को ए की निकालनी है,
अब ए के लिए सबसे बड़ा वर्टेक्स, सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी आएगी? देखो अगर ए से अगर तुम बी तक जाओगे फिर तो सिर्फ दो ही एजेस गई, और अगर ए से तुम एफ तक चले जाओ या फिर ए से ई तक चले जाओ, क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो कितनी एजेस कवर करोगे? एक, दो, तीन। और अगर यहाँ तक जाते हो तो भी एक, दो, तीन। तो कुल मिलाकर ए ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्री में तीन एजेस को कवर कर सकता है, तो तीन डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, तो ए की जो इसेंट्रिसिटी हो गई वो कितनी हो गई? तीन। तो ये ए की सेंट्रिसिटी तीन क्यों है? क्योंकि ए मैक्सिमम इस वर्टेक्स से दूर है और उस दौरान उसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? थ्री। ऐसे ही अगर अपने बी की बात करें तो बी की अगर सबसे बड़ी डिस्टेंस निकालनी है तो आपको इस रास्ते के थ्रू होके जाना पड़ेगा, चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ। तो बी के लिए भी तीन एजेस कवर हुई, तो बी की सेंट्रिसिटी भी कितनी हो गई? तीन। तो सेंट्रिसिटी क्या होती है? उस वर्टेक्स की मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी वर्टेक्स से। तो जो वर्टेक्स सबसे ज़्यादा दूरी पर पड़ा होगा वही उस वर्टेक्स की क्या हो जाएगी? इसेंट्रिसिटी। अब सी की बात करते हैं। सी के लिए भी इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हैं, तो सी सबसे ज़्यादा पाथ, अगर सी की यहाँ से निकालेंगे तो वन नहीं आएगी क्योंकि एक ही एज कवर है। पर सी को अगर यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएं तो वो ज़्यादा दूरी कवर करेगा। तो सी की सेंट्रिसिटी हो गई बच्चे दो। तो सी की सेंट्रिसिटी दो। ऐसे डी की सेंट्रिसिटी एक और एक दो, वो सबसे ज़्यादा होगी। ई की सेंट्रिसिटी की बात करें तो बी तक ले जाओ या ए तक ले जाओ, तो एक, दो और तीन। ऐसे ही एफ की बात करें तो उसको भी इस तक ले जाओ, तो एक, दो और तीन। तो बच्चे ये हमने सभी वर्टेक्स की सेंट्रिसिटी निकाल ली। अब इनमें से वो वर्टेक्स ढूंढो जिनकी सेंट्रिसिटी मिनिमम है, वो इस ट्री के सेंटर कहलाएंगे। तो बच्चे आप देख रहे हो सी की सेंट्रिसिटी दो और डी की सेंट्रिसिटी दो है। ये दो ही वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी सेंट्रिसिटी बाकी सभी सेंट्रिसिटी से कम है। तो जिनकी वर्टेक्स की सेंट्रिसिटी सबसे कम वो कहलाते हैं बच्चे सेंटर ऑफ टी। तो बच्चे यहाँ पर सी और डी वर्टेक्स इस ट्री के क्या हैं? सेंटर। तो आप लिख सकते हो सी और डी यहाँ पर इस ट्री में किसका काम कर रहे हैं? सेंटर। तो बच्चे अब वो वाली थ्योरम समझ आएगी, तो वो हम कल करेंगे। आज आपको इतना काम पढ़कर आना है। ओके, थैंक यू क्लास।